नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडू वॉरियर्स। आप सभी के लिए आज मैं राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो कि यूपीएससी की कई एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे राजस्व निरीक्षक है, राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है। कई सारी परीक्षाओं को मैंने हर तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, वो भी व्याख्या सहित। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, विंसर का जंगल। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी उत्तराखंड। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कनिष्ठ सहायक में ये प्रश्न आया हुआ है। आप लोग मेरे साथ साथ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। और इस प्रश्न का उत्तर है फ्रेंड्स डी, उत्तराखंड में विंसर का जंगल स्थित है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, विंसर का जंगल उत्तराखंड में स्थित है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर कुमायूं हिल्स में स्थित है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल 47.04 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी शामिल है। विंसर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के दृश्य के लिए फेमस है। कल भी मैंने आप लोगों को एक ज्योग्राफी में प्रश्न करवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नंगा पर्वत जो है और नंदा देवी पर्वत, ये दोनों ही आपको इनका डिफरेंस बताया था कि नंदा देवी अगर पर्वत है तो वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। ऐसे केदारनाथ चोटी भी उत्तराखंड में ही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कपास का उत्पादन से, ऑप्शन बी स्वच्छ पेयजल या बोतलीकरण से, ऑप्शन सी चांदी का उत्खनन से, ऑप्शन डी अंडा एवं चिकन उत्पादन से। कई सारी क्रांति हैं जो कि आप लोग को याद करना चाहिए। ये कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जैसे कि लाल क्रांति है, नीली क्रांति है। ये सारी क्रांतियाँ पूछी गई हैं फ्रेंड्स। का उत्तर है फ्रेंड्स डी, कि अंडा एवं चिकन उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। इस तरह से मैं आपको कई सारी और क्रांतियां हैं जो मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। अन्य क्रांतियां हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछी गई, जैसे कि श्वेत क्रांति है जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति जो कि उर्वरक से उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति ये टमाटर एवं मांस के उत्पादन से संबंधित। ये सारी क्रांतियाँ किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए आप इस प्रश्न के साथ साथ ये सारी क्रांतियों को भी तैयार कर लीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा ज़रूर। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको आप शेयर करिएगा। जो भी आपके मित्र लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी से एग्ज़ाम से, तो उनको ये काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी आलू एवं ऑप्शन डी चुकंदर। जैसे कि आपने ये रूट क्रॉप मतलब जो जड़ों से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए शकरकंद है, ये भी क्या होता है? ज़मीन के अंदर होता है। आलू भी ज़मीन के अंदर जड़ों में पाया जाता है और चुकंदर भी ज़मीन के अंदर जड़ों में पाया जाता है। लेकिन जो ईख है वह ऐसी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ईख। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, आलू गन्ना जड़ नहीं है। आलू व गन्ना जड़ नहीं है वरन तना है। अगर ये पूछा जाए अलग से क्वेश्चन कि ये जड़ है या तना, तो आलू एवं गन्ना तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है। ये विविध वनस्पति विज्ञान में उपयुक्त, लेकिन कृषि विज्ञान में पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं। मतलब अगर आप देखिए कृषि विज्ञान और पाक शास्त्र दोनों में ही जो रूट क्रॉप उन सभी को कहा जाएगा जो जमीन के अंदर विकसित होंगी, चाहे वह आलू हो, चाहे गन्ना हो और चाहे वह शकरकंद ही हो। इसीलिए इसमें ईख को उन्होंने माना है कि वह रूट क्रॉप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में उत्पादन किया है? अब जैसे कि मैंने इसे पिछली बार में आप लोगों को कई क्रांतियाँ बताई थी, इसमें उन्होंने अलग क्रांति जो तिलहनों से संबंधित है वो पूछी है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी स्वर्ण क्रांति या ऑप्शन डी पीली क्रांति। आप लोग इसका साथ साथ उत्तर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको श्वेत क्रांति पढ़ा थी, ये तो नहीं है क्योंकि ये दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो गेहूँ उत्पादन से संबंधित। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, बचे हैं सी और डी। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स डी, जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। की डिटेल पढ़ते हैं। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की रणनीति को पीली क्रांति कहा गया है।
अगला प्रश्न है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए दामोदर नदी को, ऑप्शन बी हुगली नदी को, ऑप्शन सी गोदावरी नदी को और ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी को। तो इसका उत्तर आप लोग मेरे साथ साथ देते जाइएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर है ए, जो दामोदर नदी है उसको भारत का रूर नदी बेसिन कहा जाता है। और ऐसा कहते क्यों हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दामोदर नदी बेसिन भारत का रूर इसलिए कहा जाता है, इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला व अन्य खनिज संसाधनों का उत्खनन होता है। रूर जर्मनी में स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला व अन्य खनिज उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में कोयला व अभ्रक पाया जाता है, इसीलिए इसको भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी में भी जो रूर नदी है वहाँ पर भी अत्यधिक कोयला के भंडार मिलते हैं और यह नदी अत्यधिक प्रदूषित भी मानी जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से इस तरह के क्वेश्चन आजकल कई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि आपको संबंधित एक राज्य दे देंगे या उससे संबंधित कोई भी तेल शोधक कारखाना या कोई भी वहाँ की फेमस चीज़ों को दे देंगे जिससे आपको मिलान करना होगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ कि तेल शोधक कुछ कारखाना दिए हैं और संबंधित राज्य दिए हैं, आपको इनको मैच करना है। इसको आपको जो भी इसमें चारों में आप पढ़िए, अगर आपको जो भी इजी लग रहा है आप सबसे पहले उसको मिलाइए। ताती पाका दिया है, कोयली दिया है, नागपट्टनम दिया है, नुमालीगढ़ दिया है और ये सारे संबंधित राज्य दिए हैं। तो आपको जिसमें जो भी एक भी पता हो तो उससे आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए इसके कूट देखते हैं, कूट के हिसाब से इसको मिलाते हैं। चलिए इसको मैच करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो कोयली है वो गुजरात में, आपका एक आंसर पता चलता है। आप देखिए बी का 1 मिल गया, तो इसमें चारों में देखते हैं कि बी का 1 किसी में है। बी का 1 सिर्फ एक बी में ही है। इसी तरह से आप एक भी उत्तर पता है तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ये देखिए बी का 1 जो है ना वो 2 में, यानी कि ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। और दूसरा जो है वो नुमालीगढ़ असम, आप कोयली को मिलाइए गुजरात से और नुमालीगढ़ को असम से। अगर आपको ये 2 उत्तर मिल रहे हैं, डी का 4 देखिए मिल रहा है, तो भी आपका उत्तर बन जाएगा। इसका आंसर बी है। जैसे कि इसका उत्तर देखते हैं, इसमें भी आंसर बी दिया हुआ। अब इसको पूरा मैच करते हैं फ्रेंड्स, इसको मिलाते हैं। ए का 3, बी का 1 एंड जो नागपट्टनम है वो तमिलनाडु में है और नुमालीगढ़ असम में है। इस तरह से ये सारे ही मिल जाते हैं तेल शोधक कारखाने और संबंधित राज्य। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। संबंधित संस्थान से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। ऑप्शन ए झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी सहारनपुर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में या ऑप्शन डी है वाराणसी में। ये प्रश्न भी देखिए आया हुआ है UPSSC में सहायक लेखाकार की परीक्षा में आया हुआ है। इसका उत्तर है फ्रेंड्स सी, लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। इसी तरह से कई सारे संस्थान लखनऊ में है, जैसे कि CDRI भी है वहाँ पे विश्व अनुसंधान भी है, कई सारे संस्थान है वहाँ पे। इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1972 को की गई थी। कभी कभी संस्थान दिए जाते हैं और उनसे संबंधित उनकी स्थापना दिवस या डेट पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान जो है के रूप में बनाई गई थी। आगे चल के ये 14 जून 1995 को केंद्रीय उपोष्ण संस्थान के नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, मतलब धान में जो भूसी का परसेंटेज है वो कितना होता है, ये पूछा है प्रश्न में। ये चकबंदी लेखपाल में आया हुआ प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी 15%। तरह के क्वेश्चन थोड़े से टफ माने जाते हैं, क्योंकि जब वो आपको किसी परसेंटेज को पूछ लेते हैं या किसी भी नंबर्स को पूछ लेते हैं तो वहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के आप सभी लोग साथ साथ में क्वेश्चन इसको याद करते जाइएगा। इसका उत्तर है फ्रेंड्स ए, 20% जो है वो भूसी मानी जाती है धान में। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। धान में भूसी का जो परसेंट है वो 22% लगभग होता है, जबकि चावल में जो है वो 72% होता है। ये दोनों का आप याद रखिएगा। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। उपयुक्त विकल्प ए निकटतम है। अब यहाँ पे 22 है लेकिन वहाँ पे 20 दिया हुआ, तो निकटतम उत्तर जो है वो ए को माना गया है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नदी के प्रवाह को मापने के लिए
निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रिएक्टर स्केल, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है ब्यूफोर्ड स्केल या ऑप्शन डी है क्यूमेक। आप सभी ने इसको उत्तर आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। जब कभी भी किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो वहाँ पे एक न्यूज़ में कई सारे वर्ड्स लिखे होते हैं कि क्यूसेक मीटर इतना पानी बढ़ गया है। तो नदी का जो प्रवाह है उसको मापने के लिए डी यानी क्यूमेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो रिएक्टर स्केल है उससे क्या मापा जाता है? उससे भूकंप का स्तर मापा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मैंने आज ये दो आपके इस तरह से प्रश्न ले रखे हैं मैचिंग वाले, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परीक्षाओं को टफ करने के लिए तो एक साथ में 4-4 आपसे प्रश्न पूछे ले रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको साथ साथ में याद करते जाइएगा। जैसे इसमें भी दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑप्शन ए है कि पुलिकट झील दी हुई हैं कुछ और संबंधित उनके राज्य दिए हैं। पुलकित झील के सामने उड़ीसा दिया, चिल्का झील राजस्थान, बुलर झील तमिलनाडु और सांभर झील कश्मीर। आपको इन चारों झीलों को संबंधित राज्य से मिलाना है। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने इसमें मिलाते जाइएगा। जैसे आप लोग को जो भी इसमें याद हो वो आप उसको मिलाइए। अब सांभर झील आपको पता है अगर, तो सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में, यानी कि डी का क्या हो गया? डी का 2 हो गया। और इसी तरह से अगर आप पुलिकट झील है, पुलिकट झील को आप किससे मिलाएंगे? तमिलनाडु से मिलाएंगे, तो इसका ए का क्या हो गया? 3 हो गया। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में होती है, तो इसका 1 हो गया। और लास्ट में बची है बुलर झील जो कि कश्मीर से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। अब 3, 1, 4, 2 जिसमें भी है 3, 1, 4, 2, तो इसका पहला ही उत्तर है कि 3, 1, 4, 2 ये इस तरह से मिल गया है। और ये प्रश्न भी आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सम्मिलित सहायक लेखाकार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास है? ये किन्हीं 2 राज्यों की संयुक्त एक परियोजना है। तो आपको ये बताना है कि किन किन राज्य इससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की है, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की है। तो ये जो परियोजना है गंडक सिंचाई परियोजना, इसका आंसर डी सही है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। यह प्रश्न 2015 में आया हुआ है चकबंदी लेखपाल में। चलिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय देश की पूछा जाए तो इसमें नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश से लाभान्वित जो जिले हैं वो देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, बिहार है, तथा बिहार के कुछ जिले हैं वो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण, सिवान व गोपालगंज, वैशाली, इस तरह के ये जिले प्रभावित। फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए मैं इसलिए सारे प्रश्न की जितने भी हैं वो व्याख्या सहित लेकर आई हूँ ताकि आपके एक प्रश्न के साथ साथ और भी प्रश्न तैयार होते जाएं। क्योंकि एक प्रश्न के साथ साथ अगर आपके एक साथ 2 या 3 प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हो सकता है आपको व्याख्या में से कोई प्रश्न मिल जाए तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी असम या डी मिजोरम। आपको इसमें से संबंधित राज्य बताने हैं। फ्रेंड्स इसकी देखिए एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है जिससे आप लोग कर्क रेखा से संबंधित जितने भी राज्य हैं उन सब के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे इसमें 8 हैं राज्य जो कि संबंधित हैं। अब मित्र पर गमछा झार, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? एक तो झारखंड हो जाएगा, दूसरा मिजोरम हो जाएगा, और गमछा से क्या हो जाएगा? गा से गुजरात भी हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके कौन कौन सा उत्तर हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा एवं मिजोरम हो जाएगा, लेकिन असम नहीं है। तो आपके उत्तर में देखिए कि 3 को आप काट दीजिए, जिसमें 3 है वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इन दोनों में 3 नहीं है, लेकिन आपके 3 है, तो इसमें सी वाला इसका उत्तर सही हो जाता है कि आपका गुजरात, झारखंड, मिजोरम जो है वो कर्क रेखा पर स्थित देश है, राज्य हैं, सॉरी। अन्य की भी बात करते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे कि ये भारत है अपना और यहाँ से बीचों बीच से 8 राज्य संबंधित हैं जो कि गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। जैसे यहाँ पर गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इधर साइड पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस तरह से 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आज के लिए ये इतना ही। आज ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।